कौटिल्य ने देश की राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति पर बात की है, आंतरिक प्रशासन पर बात किया है। इसके साथ ही कौटिल्य ऐसे पहले दार्शनिक हैं जिन्होंने पड़ोसी राज्यों से, जिसे हम आज के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध कह सकते हैं, उस पर भी गंभीरता पूर्वक विचारण किया है। और यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य जब यह चर्चा कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति की, तो कौटिल्य ईसा से 3 शताब्दी पूर्व के हैं दार्शनिक, राजनीतिक दार्शनिक, प्राचीन भारत के राजनीतिक दार्शनिक हैं। मैं यूरोप के, यूनान में भी राजनीति की या राजनीति शास्त्र की, ज्ञान की 3 धारा प्रवाहित हुई थी, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की। प्लेटो ने भी, जो पहला राजनीतिक दार्शनिक जिसे विश्व का हम कह सकते हैं, उसके समानांतर और उससे बड़े और उससे गंभीर राजनीतिक चिंतन करते हैं आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य। लेकिन तो मैं कह रहा था कि कौटिल्य वो पहला दार्शनिक है जिसने विश्व राजनीति की बात की, पड़ोसी देशों से कैसा संबंध होना चाहिए इस संदर्भ में वार्ता की। तो मैं तुलना कर रहा था, आप देखिए पाश्चात्य दार्शनिक आप सब पढ़ चुके हैं, पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो ने भी इस पर कोई चर्चा नहीं की। प्लेटो अरस्तु के दर्शन में ये सब मौन जैसा है, इस पर कोई चर्चा नहीं की है। मेरे कहने का अर्थ ये था, और आप तक मैं जो कम्युनिकेट करना चाहता हूं, आप तक जिस बात को पहुंचाना चाहता हूं, हिंदी वाले मेरे विद्यार्थियों को, अंग्रेजी वाले विद्यार्थियों को, कि उस जमाने में, उस युग में भी भारत का राजनीतिक दर्शन कितना ऊंचा था कि जो एक साथ राष्ट्रीय राजनीति, आंतरिक प्रशासन, आंतरिक राजनीति और परराष्ट्र, दूसरे राज्यों से, दूसरे राष्ट्रों से, अदर्स नेशन से, विश्व के राज्यों से किस प्रकार राजनयिक संबंध होना चाहिए, इस पर भी परिचर्चा कौटिल्य ने की थी। इसके अतिरिक्त विश्व के किसी दार्शनिक ने, किसी राजनीतिक दार्शनिक ने इस तरह की परिचर्चा नहीं की। तो इस प्रकार विश्व की राजनीति में निश्चित रूप से, जैसा कि हम सार्टोरी के शब्दों में कह सकते हैं, जैसे अर्नेस्ट बार्कर एक बड़ा राजनीतिक दार्शनिक हुआ है, टिप्पणीकार हुआ है, सेबाइन और बार्कर का आपने नाम सुना होगा। सेबाइन और बार्कर जैसे विद्वानों ने कहा कि भारत तो मरुभूमि है। बार्कर ने कहा कि प्राचीन भारत में किसी प्रकार का कोई राजनीतिक दर्शन नहीं था। राजनीतिक दर्शन की दृष्टि से प्राचीन भारत बिल्कुल मरा हुआ है, मरुभूमि है, उसके पास कोई दार्शनिक भूमि नहीं है, राजनीतिक चिंतन की कोई भूमि नहीं है। लेकिन जब आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के, जैसे मैंने आप सबसे पहले बताया था कि श्याम शास्त्री ने जब उनकी पांडुलिपियों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया और विश्व कौटिल्य से परिचित होता है, तो पूरा विश्व विस्मय की दृष्टि से देखने लगा कि प्राचीन भारत का राजनीतिक चिंतन, उसका कोई सानी नहीं है और विश्व की राजनीति में उसकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। उतने ऊंचे दर्शन की प्रतिस्थापना करने वाला विश्व में कोई देश नहीं था। निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु रहा होगा, तभी इतनी विशिष्ट दर्शन की प्रणाली भारत राज्य ने विकसित की थी। मेरा इस संदर्भ में आपको यह सूचित करना है, यह बताना है कि यह अद्वितीय राजनीतिक चिंतन तो था ही, इसके साथ ही भारत बृहत्तर था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना जब आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने कराई थी,
तो बृहत भारत की सीमाएं उतना विस्तार के साथ नहीं गई थी। मैंने कहा था आप सबको कि बाल्टिक सागर, पामीर के राज्य तक, पूरा अफगानिस्तान तक अपनी सीमाएं थी। ये पश्चिम की मैं बात कर रहा हूं, वहां तक हम लोग जाते थे। बृहत्तर भारत, पूरा दक्षिण भारत, पूरा उत्तर भारत, ये बांग्लादेश आज का इतना बड़ा साम्राज्य, और उस पर राज्य स्थापित था मौर्य साम्राज्य का। तो निश्चित रूप से हम ये देख सकते हैं, यद्यपि भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों में, जिस समय आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य अपने राजनीतिक चिंतन को प्रस्तुत कर रहे थे, खुद 6ठी शताब्दी बुद्ध के समय, माने मौर्य के बहुत बाद आकर के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 900 वर्षों के बाद अगर आप देखें तो भारत बहुत छोटे छोटे राज्यों में, लेकिन उसके पहले अतीत में जाइए तो मौर्य साम्राज्य में भारत का प्रशासन, भारत की सीमाएं बिल्कुल तुर्की गणराज्य तक पहुंच जाती थी, जिसे एशिया माइनर कहते हैं, जिसके बाद हम यूरोप तक की यात्रा समुद्र से कर सकते हैं। यूरोप का एक तो समुद्री मार्ग है, दूसरा अफगानिस्तान होते हुए, रसिया होते हुए भी हम यूरोप की यात्रा कर सकते हैं। तो वहां तक हमारी सीमाएं स्पर्श करती थी। तो उस युग में आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने जिस प्रकार के राजनीतिक चिंतन का प्रतिपादन किया वो अद्वितीय है। और वह अद्वितीय इसलिए है कि वह डिप्लोमेसी है, वह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वह इंटरनेशनल रिलेशन है। इस पर बात करना, और वो भी ईसा की 3री शताब्दी में, यह बहुत अपने आप में महत्व और गरिमा का विषय है कि भारत का राज चिंतन इतना परिपक्व था कि हजारों वर्ष पूर्व हमने वो चिंतन कर लिया था। और यह इस मामले में हम समस्त भारतवासियों के लिए गर्व और गरिमा का विषय है। हम उस पर गर्व कर सकते हैं, उस पर हम अपना अभिमान कर सकते हैं, गौरव कर सकते हैं। ये था हमारा राजनीतिक चिंतन, अद्वितीय राजनीतिक चिंतन। और उसमें आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने जो विदेशी राज्यों से अपने संबंध की परिचर्चा की है, विश्व में ऐसा अद्वितीय राजनीतिक चिंतन, विश्व का ऐसा राजनीतिक चिंतन देखने को नहीं मिलता है, यह अद्वितीय है। तो उन्होंने जो इस राजनय के सिद्धांत को जो प्रस्तुत किया, जो डिप्लोमेसी की थ्योरी प्रस्तुत की, उसे हम खडगुण नीति या 6 गुणों वाली नीति कहते हैं। खडगुण नीति या 6 गुणों वाली नीति कहते हैं। उसके 6 कैरेक्टर हैं डिप्लोमेसी के, उसके 6 कैरेक्टर में उन्होंने बांधा है और खडगुण नीति का प्रतिपादन किया है, जो अद्वितीय है। खडगुण नीति का प्रतिपादन उन्होंने किया है जो अपने आप में बेमिसाल है। उसी खडगुण को, जो 6 एलिमेंट्स वाली डिप्लोमेसी है, इसी को आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत कहा है। मंडल कहते हैं वृत्त को, सर्किल को। जैसे केंद्र में अगर राज्य आ गया, राजा आ गया, माने कौटिल्य के कहने का अर्थ था कि अगर पहला राज्य या बीच में केंद्र में होता है अपना राज्य, तो उसके आसपास का मंडल कैसे बनेगा, उसके आसपास उसके समानांतर कितने राज्यों की श्रृंखला बनेगी। तो उन्होंने राज्यों की जो श्रृंखला बनाई है, वो राज्यों की श्रृंखला बनाई है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि अपना राज्य होगा, उसके समानांतर जो राज्य होगा वह होता है आक्रांता सार, आक्रांदा सार। उसके बाद होता है पारसी ग्राहा सार, उसको मैं फिर आक्रांदा, उसके बाद पार्श्वी ग्राहा, उसके बाद होता है विजुगीस। माने एक राज्य के पीछे 3 राज्य होते हैं, वह आक्रांता मित्र होता है। जैसे हमारा जो पड़ोसी राज्य होगा, अगर आपका अगर राज्य है तो आपसे समानांतर, आपके पीठ के पीछे जो राज्य होगा वह राज्य होगा जो आपके लिए विजय की इच्छा रखता है, वो विजुगीस। और विजुगीस के आप उस राज्य के बाद जो दूसरा राज्य होगा
वह उस राज्य का शत्रु होगा। जैसे ए हो गया, ए हम हो गए, बी पीछे। अबे मैं आगे के राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं। एक मंडल बनाइए तो मंडल के सामने एक राज्य के समानांतर भी राज्य होंगे और पीछे भी राज्य होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? किसी राज्य के आगे भी राज्य होंगे और पीछे भी राज्य होंगे। यह भौगोलिक दृष्टि से मैं बात कर रहा हूं। पश्चिम भी होंगे, पूरब भी होंगे, उत्तर भी होंगे, दक्षिण भी होंगे, ये सही है। लेकिन जो मंडल सिद्धांत की परिकल्पना की आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने, वह आगे और पीछे की राज्यों की परिचर्चा की है। तो 3 राज्य पीछे हो गए। पीछे का अर्थ माने पड़ोसी राज्यों से है। 3 राज्य पीछे हो गए। तो आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य कहते हैं कि जो चाहे आगे हो या पीछे, तो पहले हम पीछे की चर्चा कर रहे हैं, तो जो हमसे सटा पहला राज्य होगा वो हमारा शत्रु राज्य होगा। अब उससे जो सटा राज्य होगा वो उसका शत्रु होगा, तो वो हमारा मित्र होगा। वो हमारा मित्र होगा। और उससे जो सटा होगा वो अरिमित्र कहलाएगा। तो 3 राज्य पीछे, मित्र, मित्र के बाद अरिमित्र, पहले तो शत्रु, शत्रु के बाद अरिमित्र, उसका विरोधी है तो वो हमारा मित्र हो जाएगा। और उसके बाद आक्रांता मित्र, वो आक्रमण भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, जो तीसरे नंबर पर होगा। ठीक उसी तरह, और हम तो अपने राज्य हैं तो हम अपने पड़ोसी राज्यों से विजय की आकांक्षा रखते हैं। तो जो बीच का राज्य होता है, जो पहला राज्य होता है, वो विजुगीष होता है। उसके बाद शत्रु होता है। शत्रु के बाद ठीक पीछे मैं, मेरे पीछे मेरा शत्रु, शत्रु के आगे वाला जो राज्य होगा, पीछे के क्रम में अगर बढ़ेंगे तो हमारा अरिमित्र हो जाएगा, क्योंकि वो उसका शत्रु है तो मेरा मित्र हो जाएगा। और फिर पीछे एक और जाएगा, वो मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है, क्योंकि वो उदासीन है। शत्रु कौन है? जो डायरेक्ट मेरे पीछे है, और उसके बाद वाला मेरा अरिमित्र हो जाएगा, और उसके बाद वाला उदासीन हो जाएगा। वो मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। तो 3 पीछे की श्रृंखला आप समझ गए? यस सर। ये अपने मन में फिर एक बार बैठा दीजिए। 3 आगे होंगे और 3 पीछे होंगे। तो जो जस्ट मेरे पीछे वाला जो पड़ोसी होगा वो मेरा स्वाभाविक शत्रु होगा, और फिर उसके जो पीछे होगा वह मेरा अरिमित्र होगा, क्योंकि वह नेक्स्ट अपने पड़ोसी का शत्रु होगा तो मेरा मित्र हो जाएगा। और जो तीसरे नंबर पर होगा वो उदासीन हो जाएगा, वह उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, वो शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। इसी तरह आगे वाले राज्यों में भी वही स्थिति होगी। मैं विजुगीष हो जाऊंगा। विजुगीष माने विजय की इच्छा रखने वाला, ईगरनेस ऑफ विक्ट्री, विजय की इच्छा रखने वाला। उसके बाद हमारा एनिमी हो जाएगा। एनिमी के बाद हमारा एनिमी फ्रेंड हो जाएगा, और एनिमी फ्रेंड के बाद वो इनोसेंट हो जाएगा। एनिमी, एनिमी फ्रेंड और इनोसेंट। मित्र, शत्रु, शत्रु के बाद शत्रु का मित्र माने मेरा मित्र हो जाएगा, अरिमित्र जिसे शत्रु मित्र, और उसके बाद उदासीन। इसके बाद ये 3 मित्र, अरिमित्र, शत्रु की श्रृंखला आगे भी और पीछे भी, और फिर एक उदासीन होगा जिसकी विषय में हम लोग परिचर्चा कर लिए। तो ये जो चर्चा उनकी खड़गुण नीति की है, ये वस्तुतः अगर आगे और पीछे न पढ़ के जाएं, है तो उन्होंने आगे और पीछे की परिचर्चा की है। तो ये 5 प्रकार के राज्य हैं। ये 5 प्रकार के राज्य कौन कौन हैं? ये 5 राज्य हैं जो सामने वाली या आगे की दिशा में या पीछे की दिशा में पाए जाते हैं। सामने माने आगे और पीछे की दिशा में। ये कौन कौन होते हैं? एक तो जो हमारा शत्रु होता है, जो मुझे आक्रमण कर सकता है, पहला हो गया। फिर मेरे पीठ का मित्र हो गया तो वो मेरा मित्र हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरा शत्रु, शत्रु के बाद अरिमित्र, माने मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र हो जाएगा। तो इस तरह उन्होंने, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने, मैं इसमें लिख के भी डाल दूंगा, उसका फोटो करके डाल दूंगा। वैसे आप समझ रहे हैं, जो मैं समझाना चाहता था आप लोग समझ गए हैं। 3 आगे 3
नोट कर लेंगे, यही है, केवल इनका नामकरण कर देना है। उसको उन्होंने थोड़ा सा आपको स्मरण करना पड़ेगा। जो जस्ट पीछे होगा उसका नाम पारसी ग्राह या पीछे का शत्रु कहा है। तो पहला तो जस्ट हमारे पीछे होगा वो मेरा शत्रु होगा। फिर उसके बाद जो होगा वो पीठ का मित्र होगा, जिसे अरिमित्र और उन्होंने आक्रांदा कहा है, माने शत्रु का शत्रु मेरा मित्र हो जाएगा। फिर प्रांसी ग्राहा सार, उसके बगल का जो होगा वह या तो मेरा मित्र हो जाएगा या शत्रु हो जाएगा। और आक्रांदा सार, एक तो वो हो गया उदासीन तीसरे नंबर पर, एक चौथा भी हो सकता है, चार आगे चार पीछे, मेरे सहित 5 होंगे शत्रु। अब देखिए, मैं एक, पहला, मेरे पीछे शत्रु, शत्रु के पीछे उसका शत्रु होगा तो मेरा मित्र हो जाएगा, शत्रु मित्र। और फिर आक्रांदा, वो आक्रमण भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। और शत्रु मेरा मित्र है, उसका शत्रु है, और उसके जो बगल में होगा उसका नाम देते हैं आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य आक्रांदा सार। और इस तरह देखें तो 3 आगे और 3 पीछे, 6 और बीच में विजुगीस मेरा राज्य, या जो विजय की आकांक्षा रखने वाला, विजय की इच्छा रखने वाला राज्य है। इस प्रकार पड़ोसी राज्यों में ही का वर्णन किया है। पड़ोसी राज्य में पहला तो मैं हूं विजुगीस, जो विजय की इच्छा रखता हूं। अगर सामने वाला या पीछे वाला लेंगे तो जो कमजोर होगा तो मैं चाहूंगा कि उसे अपने में मिला लूं, आगे वाला राज्य भी कमजोर होगा तो मैं चाहूंगा कि अपने में मिला लूं। इसको अपने ढंग से समझिएगा, बहुत कौटिल्य की भाषा में मत जाइएगा, तो आपको दिमाग में एकदम फिगर तेज रहेगा। 3 आगे और 3 पीछे, 3 आगे और 3 पीछे, बस यही खड़गुड़ नीति है। बाकी के चक्कर में पड़ेंगे तो भूल जाएंगे, और आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया है। 3 आगे होंगे और 3 पीछे होंगे, और एक उदासीन वाला होगा। न तो शत्रुता करेगा न तो मित्रता करेगा। तो इस प्रकार 3 आगे और 3 आगे पीछे करके आप बिल्कुल समझ जाएंगे। तो जो विजुगेश का शत्रु होता है वो एकदम पड़ोसी होता है। राज्यों के अतिरिक्त 2 अन्य राज्य हैं, मध्यम और उदासीन, जिसकी चर्चा मैं कर लूंगा। 3 आगे और 3 पीछे, आप इसे जान गए हैं। और उन्होंने ही इसी खड़गुण नीति का वर्णन और मंडल सिद्धांत का, इसमें हम लिख के डाल देंगे आपके, यही उनका मंडल सिद्धांत है। 3 आगे 3 पीछे, और इसमें उन्होंने 6 प्रकार की नीति को अपनाने को कहा है। कौटिल्य के, अब थोड़ा सा देख लीजिए, कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित मंडल सिद्धांत आज की दृष्टि से बहुत उपयुक्त नहीं है, लेकिन उसके सिद्धांत आज भी मान्य है। आज जैसे हम लोगों को एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, सबसे जो लंबी सीमा है हमारी भारत की, जो किसी राज्य से जो सबसे लंबी सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, लगभग 1200 वर्ग मील सबसे लंबी सीमा। ये जीएस का प्रश्न भी है। उसके बाद एक तरफ अफगानिस्तान की भी हल्की सी सीमा कश्मीर से लगती है, चाइना लगता ही है, नेपाल लगता ही, भूटान लगता है, म्यांमार लगता है। ये सारी सीमाएं हमारे हैं, आप जानते हैं, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वर्तमान समय में भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन से लगी हुई हैं। बहुत कुछ सीमा इन्हीं राज्यों के साथ भारत का, विशेष रूप से भारत का पाकिस्तान से और चाइना से अत्यधिक मतभेद है। इन्हीं 2 राज्यों से भारत का युद्ध भी हुआ है। वो तो यहां तक आंशिक रूप से सफल हो जाता है। एक सामने है पाकिस्तान, एक पीछे हिमालय की तरफ है, आप देख रहे हो। तो दोनों को देखिए, आमने सामने दोनों तरफ शत्रु हैं। तो कौटिल्य यहाँ तो एकदम बिल्कुल सही हो जाते हैं कि जो हमारा पहला पड़ोसी राज्य होगा वो कैसा होगा, शत्रु होगा। वो चाहेगा, अगर वो शक्तिशाली है तो शत्रु होगा, लेकिन पाकिस्तान शक्तिशाली नहीं है भारत से, तब भी हमारा शत्रु है। लेकिन बगल में बांग्लादेश का जन्म हम ही लोगों के सहारे हुआ है, तो अभी तक तो दुश्मन नहीं है, लेकिन कभी बन सकता है। नेपाल अनादिकाल से कब भारत से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं,
वहां की एक लंबी आबादी हिंदुओं की आबादी है। अब मैं यहाँ पर सांप्रदायिक बातें नहीं कर रहा हूं। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अगर एक राज्य के पड़ोसी राज्यों के पड़ोसी राज्यों में अगर एक ही प्रकार के धर्मावलंबी हैं तो उस राज्य से स्वाभाविक रूप से जुड़ाव। अब नेपाल में हिंदू हैं, सारे तीर्थ भारत में हैं, और वहां का पाशुपत मंदिर हमारे लिए भी प्रिय है। तो नेपाल हमारे ऊपर कभी भी आक्रमण आज तक नहीं किया है। कुछ संबंधों में उतार चढ़ाव है, लेकिन वहां की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा भारत समर्थक है। वो इसीलिए है कि वहां की एक लंबी आबादी हिंदुओं की आबादी है। ये मैं सांप्रदायिक बातें नहीं कर रहा हूं, डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं। तो आंशिक रूप से अगर नेपाल की दृष्टि से देखें तो कौटिल्य ठीक नहीं बैठेंगे। म्यांमार को देखें, कौटिल्य ठीक नहीं बैठेंगे। भूटान को देखिए तो भूटान से भारत भूटान की विदेश नीति का संचालन करता है। डोकलाम में चाइना से जो झड़प हुई थी वो भूटान के प्रश्न पर ही हुई थी। वहां की सामरिक रक्षा करने का भी उत्तरदायित्व तो भारत सरकार का है, भूटान का। तो इस तरह आप देखते हैं कि एकदम बिल्कुल जो पड़ोसी हैं वह आंशिक रूप से ही आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, हर देश, दो देशों पर तो बिल्कुल शत्रुता स्वाभाविक रूप से प्रतिस्थापित हो जाती है, पाकिस्तान और चाइना के प्रति, लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के से, और एक मालदीव है टापू में छोटा सा भारत का सटा हुआ समुद्र में, वहां से भी हमारा कोई कटुता नहीं है। श्रीलंका से कोई कटुता नहीं है। तो अधिकतर भारत के पड़ोसी देशों से बहुत कटुता नहीं है। एक छोटी सी सीमा लगती है कश्मीर की सीमा से अफगानिस्तान की, और वो सार्क का सदस्य भी है, उससे भी कटुता नहीं है। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में डिप्लोमेसी अपना नया रंग लेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं इन राज्यों के साथ भारत के मतभेद हैं। वहां तक आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य का सिद्धांत सत्य साबित होता है, जो खड़गुण नीति है, लेकिन अन्य राज्यों से ऐसा संबंध नहीं। इस प्रकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान से तो कुछ आंशिक रूप से कुछ कटुता के संबंध हैं, तो मंडल सिद्धांत ठीक लगता है, लेकिन अन्य राज्यों से ऐसा नहीं लगता। मंडल सिद्धांत के आधार पर हम अपने पड़ोसी राज्यों को भी समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन कल्पना करिए यह सिद्धांत हजारों वर्ष पूर्व दिया गया है, लेकिन फिर भी उसमें एक अंतर्दृष्टि है, एक दूरदृष्टि है, जिसके आधार पर हम विदेश नीति का संचालन करें तो अच्छी खासी सफलता हमें प्राप्त होगी। तो विचारधारा संबंधी भी संघर्ष है। जैसा मैंने धर्म का नाम लिया, एक अभी हमारा पड़ोसी राज्य जो स्टेट है, तो इस आधार पर भी भेद है, धर्म भेद है। लेकिन इन मतभेदों के आधार पर भी हम चाइना से हमारी चीज सोलर एनर्जी में ना सॉफ्टवेयर में सर वॉइस प्रॉब्लम, आवाज कट रही है सर। यस सर। हेलो, यस सर।
आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ये पर लिखा आवाज नहीं मिल रही। क्लियर नहीं आ रही सर अब। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। ओके। अब आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. अब आ रही है। ओके, अभी नहीं आ रही सर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर Yes, sir. क्लियर है। ओके, सर अभी मतलब अभी नहीं इससे आ रही आवाज सर, अभी क्लियर नहीं आ रही है। अरे यार, तुम्हारे यहाँ नेटवर्क नहीं होगा, तुम अपना इस समय दोष clear है। दूसरे पर क्यों? आपके यहाँ नेटवर्क क्लियर नहीं होगा, आपके यहाँ नेटवर्क सर, आपकी क्लियर आवाज नहीं क्लियर होगा। है सर। कल हम लोग पढ़ेंगे 2 बजे से तो क्लियर होगा। कल हम लोग 2 बजे से पढ़ेंगे तो बहुत कुछ क्लियर होगा, लेकिन आज भावभूमि हमने बना दी है। तो इन्हीं सब सिद्ध बातों को देख करके बड़े जो कौटिल्य पर जिन्होंने बहुत बढ़िया क्रिटिक किया है, अल्तेकर महोदय कहते हैं कि प्राचीन विचारक, भारत के प्राचीन विचारक यह जानते थे कि युद्धों को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात करते हैं। आज भी विश्व के, आज आप देख लीजिए जो अरब देश हैं, आज भी मिस्र, गोलान पहाड़ियों के आसपास मिस्र, ईरान, इराक, आज भी कहीं न कहीं युद्ध चल रहा है। दुनिया के 2 देशों में अक्सर तनातनी देखने को मिलता है। भारत के मनीषियों को यह ज्ञात था, भारत के विचारकों को यह ज्ञात था कि विश्व में कभी भी युद्धों के पूर्ण समापन की, युद्ध के पूर्ण समापन की बात नहीं की जा सकती है। परंतु इन सब के बाद भी युद्ध के पूर्ण समापन की बात नहीं की जा सकती है, लेकिन इनके बाद भी अगर हमारी नीतियां ठीक होंगी, हम पाकिस्तान को, ध्यान दीजिएगा, हम पाकिस्तान को, चीन को अपने पड़ोसी से हटा नहीं सकते, अपने पड़ोस से हटा नहीं सकते, इनको रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन इनके प्रति अपनी नीतियां बदल सकते हैं। हम पाकिस्तान के प्रति उदारता नहीं रख सकते हैं, कठोरता की नीति अपना सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी नीतियां बदल सकते थे। यह दूरदृष्टि भारत के प्राचीन राजनीतिक दार्शनिकों, विचारकों में था। और अल्तेकर महोदय कहते हैं कि युद्ध और शांति दोनों की गहरी अनुभूति भारत के राजनीतिक विचारक आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य को थी, और इसी आधार पर भारत का प्राचीन राजनीतिक चिंतन अत्यंत समृद्ध दिखाई देता है, बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। भारत के राजनीतिक चिंतन का अपने आप में कोई सानी नहीं है। उसका कारण है भारत का राजनीतिक चिंतन यथार्थवादी है, वह युद्ध में भी, आवश्यक युद्ध में भी आस्था रखता है, और उसका मौलिक चिंतन और उसका मौलिक ध्यान भारत के शांति की परिकल्पना में है, क्योंकि भारत मूलतः सर्वे भवन्तु सुखिनः में विश्वास करता है। भारत लोक मंगल की कामना करता है, विश्व के कल्याण की कामना करता है। भारत अनेक विश्व को परिवार मानता है, विश्व बंधुत्व का कामना करता है। तो अब हम लोगों की संख्या लगातार गिरती जा रही है, तो मैं अब चाहूंगा कि आज की क्लास हम बंद करते हैं, और कल हम खड़गुण नीति पर विस्तृत वार्ता करेंगे, जो 6 आधार पर बना हुआ मंडल सिद्धांत एक बार फिर समझाएंगे और उसकी खड़गुण नीति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आशा है आज की क्लास आपके लिए लाभकारी होगी। कल हम लोग सब मिलके 2 बजे क्लास को आयोजित कर लेंगे। थैंक यू फॉर ऑल। Thank you so much, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम, सभी का मोस्ट वेलकम।